नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। और अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। देखो, लास्ट जो अपना एक टॉपिक खत्म हो गया जिसमें है था जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल जो थी उनके अंदर अंतर जो था उनको बड़ा अपने सेल के स्ट्रक्चर को देखा और सेल डिवीजन को देखा, कोशिका विभाजन को देखा। आज जो है वो नया टॉपिक है वो है पादप जगत। ठीक है, तो चलते हैं अपन नए टॉपिक की तरफ। पादप जगत, देखो पादप जगत के अंदर अपन देखने जाएंगे तो पादप जगत को जो देने वाला जो था वो रॉबर्ट विटेकर, जिन्होंने 5 जगत अवधारणा दी थी जिसके अंदर मोनेरा, प्रोसिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी था। ठीक है, तो इसको प्लांटी के अंदर रखा गया है। अब इसके भी आगे बहुत सारी 2 कैटेगरीज हैं, 5 कैटेगरीज के अंदर इनको बांटा गया है। ठीक है, फाइलम के अंदर, जिनके अंदर जो है थैलोफाइटा जिसके अंदर एल्गी है। ठीक है, उसके बाद में है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो देखते जा रहे हैं अपन यहाँ से जो है प्लांट किंगडम। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्लांट किंगडम। देखो, प्लांट किंगडम में अगर देखने जाए तो सबसे पहला एक टेक्सोनॉमी शब्द आता है। ठीक है, टेक्सोनॉमी जो शब्द जो है टेक्सस शब्द, सॉरी, टेक्सोनॉमी शब्द जो दिया था वो एपीडी कॉन्डले ने दिया था। किसने दिया? एपीडी कॉन्डली ने दिया था टेक्सोन शब्द, जिसके अंदर क्या किया था, इनको बांटे गए थे। ठीक है, और इसका जनक जो है, टेक्सोनॉमी का जनक, वो माना जाता है किसको? कोरोलस लीनियस, जिसने द्वि नाम पद्धति भी दी थी। द्वि नाम जो पद्धति है, पद्धति वो किसने दी थी? वो इसी ने दी थी। किसने? कोरोलस लीनियस ने। नाम पद्धति, नामकरण, नॉमेनकल्चर जो चलता है वो इसका नामकरण वो आईसीबीएन में चलता है। आईसीबीएन का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनकल्चर। अच्छा, जब जूलॉजी की बात आएगी तो आईसीजेड आ जाएगा, जिसमें जूलॉजिकल होता है, जिसमें क्या होगा? जूलॉजिकल के नाम चलते हैं। ठीक है, तो ये सेम रह, क्या इधर क्या आएगा? जूलॉजिकल, जूलॉजिकल नॉमेनकल्चर होता है। ठीक है, जो किस पे है? एनिमल के लिए, जंतुओं के लिए। जैसे सपोज मान लो दीनाम पद्धति के अंदर, ठीक है, दीनाम पद्धति के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे 2 नाम होते हैं। पहला नाम जो होता है वो वंशज का होता है और दूसरा जो होता है वो इंडिका स्पीसीज यानी जाति का होता है। जैसे मेंजीफोरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, तो ये होमोसेपियन, ये सारे जो नाम जो है वो आपको उसमें पहला नाम जो होगा वो वंश को शो करेगा और दूसरा नाम जो होता है वो जाति को शो करता है। और ये देने वाला कौन था? कोरोलस लीनियस था। कोरोलस लीनियस जो है वो जिन्होंने दी थी पद्धति। ठीक है, पद्धति जो किसने दी थी? अपने कोरोलस लीनियस ने दी थी, दी नाम पद्धति। अच्छा, एक चीज आती है हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या करते हैं कि पत्तियों को जो है पादपों के जो उसको सुखाया जाता है। ठीक है, और कागज के सीट के बीच में उसको रखाकर संग्रहित किया जाता है। ठीक है इसको बोला जाता है हर्बेरियम। वह स्थान जहां पादपों को सुखाकर एक आदर्श कागज की सीट पर संपर्क में जानकारी के साथ में, मतलब उसमें पूरी जानकारी होगी किसका प्लांट है, कौन सा बाग है, क्या है, संग्रहित रखा जाता है। ठीक है, पादपों को शुष्क अवस्था में रखा जाता है, इन्हें शुष्क उद्यान भी कहा जाता है। तो हर्बेरियम को क्या बोला जाता है? शुष्क उद्यान कहा जाता है। तो हर्बेरियम क्या है? शुष्क उद्यान होता है। फिर है जैसे इसमें जो है अपने हर्बेरियम जो है वो इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है हावड़ा कोलकाता के अंदर है, हावड़ा ब्रिज। ठीक है, तो कोलकाता के अंदर ये है। पादप जातियों के समूह को फ्लोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लोरा। और एनिमल जातियों के समूह को क्या बोला जाता है? फूना बोला जाता है। तो फ्लोरा एंड फूना। ठीक है, फ्लोरा एंड फ्यूना जो है वो क्या है? पादप की जातियों को क्या बोला जाएगा? फ्लोरा, और उसकी जाति को क्या बोला जाता है? फूना बोला जाता है। जाति वृंतीय, जाति जिसको बोलते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब होती है प्री हिस्ट्री, उसके इतिहास, किसी भी जाति का इतिहास, यानी पादपों का इतिहास। तो यानी पादप किससे जनरेट हुए वो पूरा इतिहास जो होता है उसको बोला जाता है फाइलोजेनी।
ठीक है। तो फाइलोजेनी का क्या होता है, विकास का इतिहास, यानी उसका विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन जो भी हुआ है कि वो कैसे हुआ है, उसको बोलेंगे अपन जातीय वृंतीय, ठीक है, जिसको बोलते हैं फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी शब्द जो देने वाला वैज्ञानिक था वो कौन था, लेमार्क था। कौन था, लेमार्क दी थी। उसकी धारणा जो दी थी वो किसने दी थी, हैकल ने दी थी, ठीक है। और इसको विस्तार से अध्ययन जो चार्ल्स डार्विन ने किया था, किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने, जिसकी एक पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, बुक में इसमें लिखा गया। तो कौन सी बुक थी उसकी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर जिन्होंने फाइलोजेनी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो टैक्सॉन शब्द जो था एपी डे कॉर्नले ने दिया था, ठीक है। टैक्सॉन के जनक जो माने जाते हैं वो कोरोलस लीनियस है, और इनको जो नाम दिया जाता है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो इसको ICBN कहा जाता है, और जूलॉजी में रहेगा तो ICZN कहा जाएगा, ठीक है। जिसमें पहला जो होता है वो क्या होता है, वंश को शो करता है, दूसरा शब्द जो होता है वो जाति को शो करता है। जैसे मेंजीफोरा इंडिका, होमोसेपियन, टिट्रिका मैस्टिवम, सोलेनम ट्यूबरोसम, पाइसम सटाइवम, ठीक है। बहुत सारे नाम है जिसके अंदर क्या है, सबके नाम है, और उनमें पहला शब्द जो रहता है वो किसको रहता है वो रहता है वंश का, और दूसरा जो रहता है वो किसका रहता है, जाति का। दूसरी बात, हर्बेरियम जो है वो क्या है, पादपों के जो सुखाकर उसको किसी सीट के अंदर रखा जाता है, ठीक है, और इसको शुष्क उद्यान भी कहा जाता है। और ये है इंडिया बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा के अंदर, कोलकाता के अंदर है, ठीक है। पादप जाति के समूह को और जंतु जाति के समूह को क्या बोला जाता है, क्रमशः फ्लोरा एंड फूना बोला जाता है। जाति वृंतीय जिसको फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब होता है उसका इतिहास, विकास का इतिहास, यानी वो विकसित, जैसे उपना देंगे तो होमोसेपियन जो बना वो कैसे बना है, ठीक है, कौन पहला आया, रामापिथेकस आया, ठीक है, होमो इरेक्टिबल्स आए, ठीक है। तो इसके बाद में ये विकास जो हुआ इसको बोला जाता है फाइलोजेनी। ये शब्द जो था वो लेमार्क ने दिया था, ठीक है। धारणा इसकी जो दी थी वो हैकल ने दी थी, तो और इसका विस्तृत जो अध्ययन किया था वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। चार्ल्स डार्विन जो प्रकृतिवादी था, उनकी एक पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, उसके अंदर इसका मिलता है, ठीक है। तो ये है अपने कुछ परिभाषा इसकी पादप जगत की। दूसरा है, कोई भी टेक्सोनॉमी की कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सी है, यानी वर्गीकरण जो किया है वो टेक्सोनॉमी के आधार पे, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला, सबसे जो नीचे रहता है, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, वो जाति होती है, स्पीसीज। उसमें सेम स्पीसीज अगर आती है तो उसको एक ही वंशज होते हैं, उनके वंशज क्या होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। अगर एक ही वंशज के बहुत सारे कैरेक्टर अगर आपस में मिलते हैं तो उनको एक ही फैमिली में रखा जाएगा। एक ही फैमिली में जो अगर उनके कैरेक्टर मिलते हैं तो उनको एक ही ऑर्डर में रखा जाएगा, एक ही ऑर्डर या गण में रखा जाएगा। गण को वर्ग में रखा जाता है, वर्ग को फाइलम या डिवीजन में रखा जाता है। और सबसे बड़ी इकाई होती है वो कौन सी है, सबसे किंगडम होता है। किंगडम जो है वो जगत है, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले नाम क्या लिखा था, किंगडम, जिसको बोला जाता है क्या, प्लांट किंगडम या पादप जगत। जाति स्थैतिक धारणा कैरोलस लीनियस ने दी थी, ठीक है। जैविक धारणा जो थी इसकी मेयर ने दी थी, और गतिक धारणा जो थी वो किसने दी थी, लेमार्क ने दी थी, ठीक है। तो ये जो धारणा जो जाति की जो है, स्थैतिक धारणा जो है वो किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। जैविक धारणा जो दी थी वो मेयर ने दी थी, और गतिक जो धारणा वो लेमार्क ने दी थी। अच्छा, इसमें अलग अलग जगत की धारणा है। तीन जगत अवधारणा या धारणा जो थी वो हैकल ने दी थी, ये याद रखना है जिसने तीन जगत बनाए थे। पहला जगत जो था वो प्रोसिस्टा था, दूसरा जगत तो था वो प्लांटी था, और तीसरा जो था वो क्या था, एनिमेलिया था, ठीक है। चार जगत वाली धारणा जो थी वो कॉपरलैंड ने दी थी, कॉपलैंड ने। इसके अंदर देखो, प्रोसिस्टा है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। नई चीज जो ऐड हुई थी वो क्या हुई थी, मोनेरा। और मोनेरा के अंदर किसको रखा जाता है, मोनेरा के अंदर रखा जाता है बैक्टीरिया को। किसको रखा जाता है, बैक्टीरिया को रखा जाता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं। और कह सकते हैं कि अपन इसके अंदर किसको रखा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसको इसके अंदर रखा जाता है। प्रोसिस्टा के अंदर रखा जाता है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक सेल को यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर को रखा जाता है, ठीक है। प्लांटी में प्लांट को, एनिमेलिया में एनिमल। रॉबर्ट विटेकर, रॉबर्ट विटेकर जिसने पंच जगत अवधारणा दी थी, इन्होंने क्या दी थी, पंच जगत अवधारणा दी थी, ठीक है। किसने दी थी, पंच जगत अवधारणा, ठीक है, जो किसने दी थी, आर विटेकर ने, आर एच विटेकर ने दी थी।
RS विटेकर ने दी थी। ठीक है, पंच जगत अवधारणा जो थी जिसने उसने 5 जगत के इनको बांटा गया था। ठीक है, सबसे पहला मोनेरा, ठीक है, उसके बाद में आता प्रोसिस्टा, उसके बाद में आता फंजाई, फिर आता है एनिमिलिया और फिर आता है प्लांटी। ठीक है, जिसके अंदर पादपों को अपन पढ़ते हैं, प्लांटी। ये 5 जगत अवधारणा जो थी वो किसने दी थी? रॉबर्ट विटेकर ने दी थी। ठीक है, तो टेक्सॉन कैटेगरीज इसकी कौन कौन सी है? ये कैटेगरी सबसे छोटी इकाई इसकी जो जाति होती है, सबसे बड़ी इकाई इसका जगत या किंगडम होता है। किंगडम से स्टार्ट, संघ, प्रभाव, ठीक है, फिर आता है वर्ग, फिर आता है गण, फिर आता है फैमिली, कुल, फिर आता है जीनस, वंश, या फिर आती है लास्ट में जाति, स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें ये बांटा हुआ था। 3 जगत अवधारणा हैकल ने दी थी। ठीक है, 4 जगत अवधारणा जो थी वो किसने? कॉपलैंड ने दी थी, और 5 जगत अवधारणा रॉबर्ट विटेकर ने दी थी। तो ये है 5 जगत अवधारणाएं। अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा जगत है? प्लांटी जगत। ठीक है, अच्छा, प्लांटी जगत में अगर देखने जाओ तो पादप जगत को मेनली 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेम्स, और एक होता है फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स। इनको बोला जाता है पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप। ठीक है, इनको बोलता है अपुष्पीय पादप, अपुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप और अपुष्पीय पादप। अच्छा, इनमें 3 जने आते हैं। सबसे पहला आता है एल्गी, जिसको बोला जाता है सेवल। ठीक है, फिर आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर आता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, इनमें पुष्प नहीं है। इनके अंदर 2 आते हैं, एक तो आते हैं अनावर्त बीजी और एक आता है आवर्त बीजी। एंजियोस्पर्म और इसमें आता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो आता है वो इसके अंदर आता है, जिम्नोस्पर्म आते हैं और उसके अंदर आता है एंजियोस्पर्म। इनमें पुष्प। सबसे पहले अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वो है एल्गी। एल्गी जो क्रिप्टोगेमस से अपुष्पीय पादप है। अच्छा, एल्गी की क्या खासियत होती है? देखो, एल्गी जो है वो थैलस जैसा होता है। कैसा होता है? थैलस जैसा। ठीक है, दूसरा इसमें रूट, स्टेम और लीव्स, ठीक है, ये सारे नहीं होते। तीसरा, संवन उत्तक नहीं होते, संवन उत्तक नहीं होते, जाइलम फ्लोएम अनुपस्थित होते। ठीक है, थैलस के समान है, कोशिका का समूह होता है, थैलस के समान ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो एल्गी, एल्गी आपने सबने देखी है। ठीक है, एल्गी को अलग अलग भागों के अंदर अपन बांटेंगे कि कौन कौन सी एल्गी है। एल्गी को मेजरली 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, फियोफाइसिस, रोडोफाइसिस और क्लोरोफाइसिस। ठीक है, फियोफाइसिस जिसको ब्राउन एल्गी बोला जाता है, रोडोफाइसिस को रेड एल्गी बोला जाता है, और क्लोरोफाइसिस को हरी एल्गी या ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है एल्गी, कैसे इसके अंदर जो हैबिट उनकी कैसी है। ठीक है, दूसरी बात जो है उनमें जनन कैसा पाया जाता है। ठीक है, और क्या खासियत होती है इसमें, कौन कौन से जनन होते हैं, ये इनमें इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनके आर्थिक महत्व क्या है, इनके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहला है सवाल, एल्गी। एल्गी जो है वो बहुवचन है। सॉरी, एक वचन को क्या बोला जाता है? एल्गा बोला जाता है, एल्गा।
एल्गा का मतलब होता है जैसे जो समुद्र में आती है, जिनको अपन समुद्र में है या पानी जहाँ पड़ा हुआ है वहां पे आती है, जिनको काई बोला जाता है, काई काजी बोला जाता है, ठीक है। पॉन्ड स्कम भी बोला जाता है, ठीक है, और फ्रॉग स्प्लिट भी बोला जाता है, वाटर मॉस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलती है, जलीय जो आवास होते हैं वहां पे ये पाई जाती है, ठीक है। इसका सर्वप्रथम जो किया था गठन पद का, वो किसने किया था, लिनियस ने किया था। तो देखो लिनियस ने दी नाम पद्धति भी दी थी, ठीक है, जो अपने जातिवर्ती जो है वो भी उसमें दिया था उसने। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने लिनियस ने ये दिया, ठीक है। शाब्दिक अर्थ जो है वो काई का या शैवाल का, उसको बोला जाता है समुद्रीय खरपतवार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समुद्रीय खरपतवार, यानी वो ऐसे ही उग जाती है। काई काजी अंग्रेजी भाषा में पॉन्ड सिस्कम बोला जाता है, वाटर मॉस बोला जाता है, फ्रॉग स्प्लिट बोला जाता है। परिभाषा, शैवाल जो है वो हरे रंग की होती है, इसमें पर्णरहित पाया जाता है और स्वपोषी होती है, यानी अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। तो शैवालों में पहली चीज इसके अंदर क्या पाया जाता है, पर्णहरित युक्त होती है। दूसरा, ये कैसी होती है, स्वपोषी होती है। तीसरा, इसका आवाज जो होता है वो कैसा होता है, थैलसी जैसा होता है, यानी थैलस जैसा होता है, ठीक है। अच्छा, मूल है, स्तंभ है, पर्णों में विभाजित नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज देखने जाए तो कोशिका विभेदन व संवहन उत्तकों का भी क्या होता है, अभाव होता है, यानी कोशिका को स्पेशल कार्य नहीं करती। यहाँ पे जो कोशिका जो है वो क्या है, विभेदित नहीं होती है। उत्तक संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम, संवहन उत्तक का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम, दोनों कैसे रहते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। जन्नांग एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ कुछ में ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, किंतु कुछ उदाहरणों में ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। जो प्रत्येक कोशिका जनन सक्षम होती है, मैंने कोई भी जो है वो नया शैवाल बना सकती है। जनन सक्षम में क्या होता है, नई शैवाल बनाने की क्षमता, नई शैवाल बनाने की क्षमता पाई जाती है, की क्षमता पाई जाती है। शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखना, फाइकोलॉजी। और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। शैवालों के अध्ययन को क्या बोला जाएगा, फाइकोलॉजी, और उसके जो कवक है उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है एपिफिसस, जिसको शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, जनक। तो शैवाल विज्ञान का जनक कौन है, वो है एपिफिसस। फिसस जो है वो, इसको क्या बोला जाता है, शैवाल विज्ञान का जनक। 3545 में एमओपी आइंगर, आइंगर जो है एमओपी आइंगर, ठीक है, इसको आधुनिक भारत का शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जो है शैवाल विज्ञान का जनक जो है वो कौन है, लाइंगर है, ठीक है। आइंगर जो है वो क्या है, इसका जनक जो माना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फाइकोलॉजी, मॉडर्न इंडियन फाइकोलॉजी, ठीक है। तो एल्गी जो है वो क्या है, वो इसकी जो गठन जो हुआ सर्वप्रथम वो किसने किया, लिनियस ने किया। इसको समुद्री खरपतवार बोला जाता है, इसको पॉन्ड स्कम, वाटर मॉस, ठीक है, और फ्रॉग स्प्लिटर्स बोला जाता है। इसमें संवहन उत्तक नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, स्वपोषी होता है, थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। इनके जो जनन जो कोशिका जो होती है वो एक कोशिकीय भी हो सकता है, कुछ एक में बहुकोशिकीय होती है, जो सारी कैसी होती है, जनन सूक्ष्म होती है, ठीक है। तो ये जो है इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब शैवालों के सामान्य लक्षण क्या होंगे, सामान्य मतलब अभी जैसे कुछ बताया आपको। सबसे पहला कहाँ मिलती है, जलीय आवास में। कहाँ पाई जाएगी ये, जलीय आवास में। अब जलीय कौन सा, अलवणीय भी हो सकता है, लवणीय भी हो सकता है, समुद्रीय जल में, बर्फ में और नम स्थानों पे, जहाँ पे नमी रहती है, पानी थोड़ा सा रहेगा, वहां पे ये पाए जाते हैं। पादप शरीर जो होता है, शरीर किसके समान होता है, थैलस, सुकाय जैसे बोलते हैं। और युग्मकोविद होता है। युग्मकोविद का मतलब क्या है, देखो बॉडी जो रहती है इसकी हैप्लॉइड रहती है। कैसी रहती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित रहती है। कैसी होती है, अगुणित। अगुणित का मतलब भी यही है कि वो इसकी बॉडी जो रहती है वो एन में रहती है। किस में रहती है, एन, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ मिलते हैं, आधे होते हैं,
ठीक है, तो इसको बोला जाता है गैमेटोफाइट। और 2n में मिलती है, द्विगुणित में मिलती है, डिप्लॉइड में मिलती है, तब इसको बोला जाता है स्पोरोफाइट। क्या बोला जाता है? स्पोरोफाइट बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बॉडी जो है यानी पूरा शरीर अपना जो बॉडी जो है वो 2n में है, यानी अपन कोई भी सेल लेंगे वो सारी डिप्लॉइड है, केवल शुक्राणु को छोड़ के। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर जो है, या अगर फीमेल की बात करें तो एक सेल को छोड़ के पूरी बॉडी जो है वो किस में रहती है? वो रहती है अपने 2n में, यानी स्पोरोफाइट के अंदर रहती है। लेकिन इनमें जो पादप जो पूरा जो रहता है वो किस में रहता है? वो n में रहता है, यानी पादप का शरीर जो होता है वो गैमेटोफाइट में होता है। n होता है तो गैमेटोफाइट, 2n होता है तो स्पोरोफाइट। पादप शरीर के अंदर अगर देखा जाए तो मूल है, सम है, पर्णों का विभेदन नहीं होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, पादप शरीर थैलस जैसा ही होता है, एक कोशिकीय, कुछ एक में बहुकोशिकीय हो सकता है। पादप शरीर में उत्तक विभेदन या संवहन तंत्र का कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ये भी माइनस में, मतलब अनुपस्थित है। शैवालों की कोशिका भित्ति मेनली किससे बनती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनती है। कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनती है। लेकिन अलग अलग शैवालों में कुछ अलग अलग सब्सटेंस भी और भी पाए जाते हैं इसके अलावा। भूरी शैवाल जिसको बोला जाता है फियोफाइसिस, जिसकी भित्ति में एल्जेनिक और फ्यूसिनिक नामक अम्ल पाया जाता है। परंतु अगर लाल शैवाल देखें तो उसके अंदर जिसको बोला जाता है रोडोफाइसिस, रोडो मतलब रेड, ठीक है, में आपको पॉलीसल्फेट एस्ट्रस भी मिलता है अतिरिक्त रूप से। तो देखो भूरी शैवाल में एल्जेनिक और फ्यूसिनिक जो है वो अम्ल मिलता है, मतलब इन प्रोटीन, सेलुलोज और पेक्टिन के अलावा। और अगर अपन रेड एल्गी की बात करें या रोडोफाइसिस की बात करें तो उसके जो कोशिका भित्ति के अंदर आपको पॉलीसल्फेट एस्ट्रस जो है वो वहां पे मिलता है। ठीक है, एस्टर। सभी जो कोशिका जो होती है वो ससिम, कैसी होती है? ससिम। ससिम का मतलब होता है यूकैरियोटिक कोशिका होती है। कौन सी कह रही है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका है। वर्णक जो मिलता है, वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी वर्णक जो है आपका प्लास्टिड है। ठीक है, प्लास्टिड में भी कौन? क्लोरोफिल। कलाबंद होता है, मतलब कोशिका से सॉरी झिल्ली से गिरा हुआ कोशिका व्यवस्थित होता है, जिन्हें उनको क्या बोला जाता है? प्लास्टिड या लवक कहा जाता है। पर्णहरित युक्त लवकों में सबसे ज्यादा जो है वो क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट मिलता है, जिसको हरित लवक कहते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड में सबसे ज्यादा क्या है? क्लोरोप्लास्ट होता है। शैवालों में क्लोरोप्लास्ट की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, अलग अलग तरह का ये मिलेगा। शैवालों में विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल मिलते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई ये पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में कैरोटीन भी मिलते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। इसके साथ में जेल्टोफिल भी मिलता है जो पीले रंग का वर्णक होता है। ठीक है, तो ये जो है वो इसके सामान्य गुणधर्म है। ठीक है, तो पहला है जलीय वातावरण में ये सभी जगह पाया जाता है। अलवणीय, लवणीय, समुद्रीय, बर्फ और नम स्थानों पे पाया जाता है। शरीर जो होता है वो इसका युग्मोद्भिद होता है, यानी कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, और इनके मूल, तना, ठीक है, और पत्तियां इनका अभाव होता है। ठीक है, कोशिका जो है वो इनकी एक कोशिकीय या कुछ एक में बहुकोशिकीय होता है। इनमें संबंध उत्तक नहीं होते हैं। कोशिका झिल्ली सेलुलोज और पेक्टिन से बनती है। लेकिन अगर अपन देखने जाए जो ब्राउन एल्गी है, जो उनके अंदर भूरी शैवाल जो है उनके अंदर जो है वो क्या? फ्यूसिनिक अम्ल, ठीक है, भी पाया जाता है और एल्जिनिक अम्ल भी पाया जाता है इनके अलावा। ठीक है, और रेड एल्गी में देखे तो पॉलीसल्फेट एस्ट्रस मिलता है। ठीक है, ये सारी कोशिका जो होती है इनकी वो यूकैरियोटिक होती है। और इनमें कलाबंद क्या मिलते हैं? कोशिका के अंदर आपको प्लास्टिड मिलता है, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलता है। और क्लोरोफिल के प्रकार जो है वो ए, बी, सी, डी, ई हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में कैरोटीन मिलता है जो अल्फा, बीटा, डेल्टा हो सकता है। और उसके साथ में जेंथोफिल भी। ये सारे वर्णक है जो इनमें अलग अलग शैवालों के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं। दूसरा अब है संचित फूड। कोई भी प्लांट जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। और स्टार्च जो होता है जिसको मंड कण भी बोला जाता है। इसके अलावा ये इसका मतलब सारे जो शैवाल जो होंगे वो मंड का क्या करेंगे? वो संग्रहित करते हैं या उसको संचित करते हैं। तो संचित खाद्य पदार्थ के रूप में क्या होता है? मंड या स्टार्च होता है।
इसके अलावा कुछ शैवालों के अंदर आपको वसा और तेल भी मिलती है। शैवालों व लवकों में एक से अधिक पाइरेनॉइड संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पाइरेनॉइड। ठीक है, तो ध्यान रखना पाइरेनॉइड, जिसमें अल्प मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है और स्टार्च संचित होता है। पाइरेनॉइड में किसका संचय करते हैं? ये पाइरेनॉइड। पाइरेनॉइड जो है वो किसमें से किसका करते हैं अपन? प्रोटीन का और स्टार्च का संचय करता है। किंतु ज़ेनथोफाइसिस समूह में, ठीक है, ज़ेनथोफाइसिस जिसमें ज़ेनथोफिल होता है, में पाइरेनॉइड का अभाव होता है, में पाइरेनॉइड नहीं पाया जाता। लाल शैवालों के अतिरिक्त सभी शैवालों में कशाभिका संरचनाएं पाई जाती है, यानी इन शैवालों के अंदर भी क्या मिलती है? कशाभिका मिलती है। सॉरी, क्या पाई जाती है? रोडोफाइसिस के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर कशाभिका जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है जिसका नाम है परतोन, और दूसरी होती है जिसका नाम है कुछ, जिसको बोलते हैं टिनसेल, और दूसरा होता है विप्लास। ठीक है, विप्लास जो है उनके अंदर क्या होती है? उनकी सतह जो होती है वो चिकनी होती है, यानी जो होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, लेकिन अगर इनमें लेके क्रुच के अंदर तो इसमें छोटे छोटे रोम मिलते हैं, यानी ये जो है इसके ऊपर आप देखोगे तो हल्के 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 इस तरह से आपको रोम नजर आएंगे, इस तरह से रोम नजर आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ जो है उसमें रोम मिलते हैं और परतोन के अंदर रोम का अभाव होता है। शैवालों में जनन की विधि जो होती है वो तीनों पाई जाती है। कायिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। तीनों विधियां जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। कायिक में भी कौन कौन सी विधि है? जैसे विखंडन के द्वारा होता है, खंडन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंट यानी टूटते हैं जिससे नए बन जाते हैं। ठीक है, हार्मोगोनल्स में भी यही है, जो इसमें क्या होंगे? जिसमें टूटेंगे और उससे नए बनते हैं। अपस्थानिक जो शाखा जो होती है इनसे निकलने वाली, उससे भी निर्माण होता है। कंद से इनमें ट्यूबर जैसी संरचना होगी, उससे भी निर्माण होता है। मुकुलन द्वारा, बडिंग द्वारा भी इनमें जो होता है क्या होता है? जो कायिक जनन पाया जाता है। तो कायिक जनन की ये विधियां है जो अलग अलग शैवालों के अंदर अलग अलग पाई जाती है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कब होता है? अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जब परिस्थितियां कैसी हो? अनुकूल हो। ठीक है, परिस्थितियां कैसी हो? अनुकूल हो, उस समय होते हैं कि उस समय क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है गतिशील बीजाणु जिसको बोलते हैं मोटाइल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मोटाइल। और अचल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, जो चलते नहीं है। ठीक है, अचल बीजाणु को एप्लेनोप्लास्ट बोला जाता है। दो तरह के बीजाणु, गतिशील और दूसरा जो है वो कौन सा है? अचल पाए जाते हैं। अच्छा, अलैंगिक जनन में आप देखोगे तो चल बीजाणु जिनको जू स्पोर कहा जाता है, जो चलने वाले होंगे, यानी जू स्पोर में कशाभिका मिलेगी। अचल बीजाणु जिनको एप्लेनोस्पोर कहा जाता है, क्या बोला जाता है? एप्लेनोस्पोर। सुप्त बीजाणु जो आपको हाइपेनोस्पोर कहा जाता है, जिसमें वो शुष्क अवस्था में रहते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे शुष्क अवस्था में, सुप्त अवस्था जिसे कहते हैं। चतुर्थ बीजाणु जिसमें 4 बीजाणु होते हैं, वो साथ में रहते हैं, और जब भी जब मिलेगी उनको अनुकूल परिस्थितियां, क्योंकि अपन ने पहले ही बात करी है कि ये जो परिस्थितियां होती है वो कब होती है? अनुकूल परिस्थितियों में ये जनन होता है। जनाकार बीजाणु जिसको ऑटोस्पोर बोलते हैं, ठीक है, और पाम मिला या श्लेष्म द्वारा स्त्रावित, ठीक है, जिसको प्लामेल स्टेज भी बोला जाता है। इन बीजाणुओं के द्वारा क्या मिलता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, ये बीजाणु बनते हैं और बीजाणु से भी नया पादप बन जाता है। तो ये है इनमें जो स्टार्च का संचयन होता है। स्टार्च जो होता है वो पाइरिनॉइड में पाया जाता है, जिसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन और क्या होता है? स्टार्च होता है। ज़ेनथोफाइसिस के अंदर इसका अभाव होता है। ठीक है, कशाभिका दो तरह की होती है, परतों होती है, क्रूच होती है, विप्लास, और दूसरी जो होती है वो टेंसिल होती है। ठीक है, टेंसिल के अंदर अपन देखेंगे कि उसके अंदर क्या मिलते हैं? रोम जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। जनन इसके अंदर दोनों मिलते हैं, कायिक भी होते हैं और, ठीक है, कायिक जनन है, अलैंगिक जनन है और लैंगिक जनन, जो इन स्पोरों द्वारा होता है। अब है देखो, अपन कायिक जनन हो गया, अलैंगिक जनन हो गया। अब जो है वो कौन सा है? वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में जननांगों की संरचना, ये क्रियात्मकता की क्या होती है? विशेषता होती है, यानी अलग अलग जननांग बनते हैं।
अच्छा, इसमें पौधा जो होता है वो कभी जो है मेल और फीमेल उसके अंदर अलग नहीं कर सकते, ठीक है, यानी जो मेल और फीमेल को इसमें कोई स्पेशल नहीं होते हैं, लेकिन इसमें मान लेते हैं कि दो तरह के स्पोर बनते हैं, ठीक है, वो स्पोर आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज से जाइगोट बनता है, इसलिए उसको कहते हैं कि भाई वो कौन सा जनन हो गया, वो लैंगिक जनन हो गया। जटिलता के आधार पर शैवालों के विभिन्न प्रकार में लैंगिक जनन होते हैं। एक तो होता है सयुग्मन, जिसको ऑटोगेमी कहते हैं, ठीक है, खुद पे बनते हैं। पूर्ण सयुग्मन द्वारा होलोगेमी, सम युग्मन द्वारा आइसोगेमी, समान प्रकार के मतलब गैमेट जो बनेंगे वो सेम प्रकार के बनते हैं, ठीक है। पूर्ण सहयोगी होलोगेमिक बोलते हैं। समयुग्मन आइसोगेमी का मतलब एक जैसे होते हैं। शरीर की क्रियात्मक असहयुग्मी फिजियोलॉजिकल, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन एन आइसोगेमिस। एन आइसोगेमस का मतलब होता है युग्मक जो होते हैं वो दो तरह के बनेंगे, एक जो होंगे उसका जो संरचना होगी और दूसरे वाले की जो संरचना होगी वो अलग अलग होगी, उसको बोलते हैं एन आइसोगेमस, ठीक है। असयुग्मन एन आइसोगेमस और विषम युग्मस जिसको बोलते हैं उगेमस। उगेमस के अंदर क्या होंगे, दोनों एक चलने वाला और एक कैसा होगा, स्थिर होता है। लैंगिक जननांग जो होता है वो सदैव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। नर के अंदर पूदानी जिसको बोलते हैं एंथेरिडियम, एंथेरिडियम में क्या बनते हैं, एंथेरोजॉइड बना जाते हैं। क्या बनते हैं, एंथेरिडियम के अंदर जो मेल होता है उसके अंदर जो संरचना होती है उसको बोला जाता है एंथेरिडियम, एंथेरिडियम बोला जाता है। एंथेरिडियम में क्या बनते हैं, एंथेरोजॉइड बनते हैं, एंथेरोजॉइड बनते हैं। तो एंथेरोजॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, यानी नर युग्मक होंगे ये। मादा युग्मक को उगोनियम बोलता जाता है। क्या बोला जाता है, उगोनियम, ठीक है। इसको आर्चिगोनियम भी बोला जाता है, गोनियम, ठीक है। और इसमें क्या बनती है, एक्सेल बनती है, जो क्या होती है, फीमेल गैमेट होती है, जो क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। फीमेल गैमेट होते हैं। निषेचन के पश्चात देखो अब बॉडी जो है वो ये जो है वो कैसे है, एन है, ये भी कैसा है, एन है। जब दोनों मिलेंगे आपस में तो कैसा बनेगा, 2n बनेगा। कैसा बनेगा, 2n। और 2n जो है, अब देखो मैंने बोला था आपको कि शैवालों का जो शरीर होता है वो गैमेटोफाइट में होता है, यानी एन में रहता है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ समय के लिए उनका जो शरीर जो रहेगा वहां पे आपको कौन सी अवस्था मिल रही है, 2n, जिसको बोलेंगे स्पोरोफाइट। इस अवस्था को क्या बोला जाता है, स्पोरोफाइट बोला जाता है। स्पोरोफाइट जिसको बोलते हैं अपन बीजाणुविद, युग्मकोविद और दूसरा होता है बीजाणुविद, ठीक है। निषेचन के पश्चात द्विगुणित जाइगोट जो भ्रूण का निर्माण इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। शैवालों के जीवन चक्र में अस्पष्ट एकांतरण पाया जाता है, अल्ट्रेशन पाया जाता है, यानी एक कुछ समय जो रहता है वो उसकी बॉडी जो रहती है वो गैमेटोफाइट में रहती है, कुछ समय कैसी रहती है, स्पोरोफाइट में रहती है। इनका मुख्य पादप जो शरीर होता है वो अभी बताया अगुणित युग्मकोविद में रहता है, यानी एन में होता है, ठीक है। और दीर्घजीवी एवं प्रमुख पीढ़ी होती है, मतलब मेन अगर देखा जाए तो वो उसका शरीर जो रहेगा वो किस में रहेगा, युग्मकोविद में रहता है। लेकिन अगर बीजाणुविद, बीजाणुविद कैसी होती है, अल्पजीवी होती है, जो अप्रभावी पीढ़ी द्विगुणित युग्मनज के द्वारा निरूपित होती है। द्विगुणित युग्मजन द्वारा क्या होती है, वो निरूपित होती है, यानी जो 2n स्थिति है वो कुछ समय के लिए रहती है, ठीक है। और जो उसका पूरा शरीर जो है वो किस में रहता है, वो अगुणित या इसको बोल सकते हैं अपन गैमेटोफाइट में रहता है या युग्मकोविद में रहता है। लेकिन कुछ जो स्टेज जो रहती है वो बीजाणुविद के रूप में रहती है। तो पूरा शरीर जो है युग्मकोविद है, और जो बाद में जो कुछ समय के लिए जो आती है वो कौन सा आता है, बीजाणुविद पीढ़ी होती है। अब देखो शैवालों को अपन 3 भागों में बांटा गया है, शैवाल जिसको 3 भागों में बांटा गया है। रोडोफाइसिस, दूसरा जो होता है वो अपने फियोफाइसिस,
और तीसरी जो होती है उसको बोला जाता है क्लोरोफाइसिस। ये जो है वो रेड कलर की होती है इस, ठीक है। ये जो होती है वो ब्राउन होती है, भूरी एल्गी है। और ये जो होती है वो कैसी होती है, हरी होती है, यानी ग्रीन एल्गी है। ये तीन जो है वो मेजर है। और ये कैसी है, ये लाल एल्गी, ठीक है। तो ये तीन जो है रोडोफाइसिस, फियोफाइसिस एंड क्लोरोफाइसिस, ठीक है। इनको अपन देखते हैं। सबसे है रोडोफाइसिस। रोडोफाइसिस के अंदर आपको कुछ दिख रहा है, लेकिन ये ग्रीन भी है, लेकिन कुछ अंदर जो है वो इसके अंदर क्या है, ये रेड दिखती है, ठीक है। रोडोफाइसिस में पोरफायरा है, ठीक है, थोरेसिया है, ये याद रखना है, गैलेडियम, गैलिडियम जो है, और ग्लेसिलेरिया, ठीक है। गैलेडियम और ये आया ग्लेसिलेरिया, इनसे बनता है अगार अगार। इनसे क्या बनता है, अगार अगार, ठीक है। तो ये सब्सटेंस जरूर ध्यान रखने, ये दोनों के नाम ग्लेसिलेरिया और गैलेडियम जो है, इनसे बनता है क्या अपने को, अगार। उसके बाद में है सेम्पिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सेरेमेनियम, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे तो कोलेरेनिया, और ये आपको बता दिया पोरफायरा वगैरह। ये आपको यहाँ पे जो है वो कैसी है, ये रेड एल्गी में आती है। कैसी होती है, ये रेड एल्गी होती है। लाल शैवाल जिसको बोला जाता है अपन रोडोफाइसिस, क्या बोला जाएगा, रोडोफाइसिस। जली जातियों में, ठीक है, बैक्ट्रोस्पर्म के अलावा सभी कैसी होती है, यानी ये जो होती है वो जलीय आवास में कहाँ मिलती है, ये अलवणीय जल में। बाकी जो अलावा जो है वो कहाँ पे मिलती है, समुद्र के अंदर ये पाई जाती है, लाल शैवालों के अंदर। लाल शैवाल कैसी है, सपोषी है, लेकिन कुछ ऐसे हरवेला जो कैसी होती है, रंगीन होती है, लेकिन अन्य लाल शैवालों पर ये परजीवी के रूप में पाई जाती है। कौन सी, हार्वेला। हार्वेला जो शैवाल जो है वो कैसी है, जो इसके अंदर रखी गई है, ठीक है, वो कैसी है, वो रंगीन है, उसका कलर नहीं है, लेकिन ये इन पे कैसी रहती है, परजीवी के रूप में अपना जीवन बिताती है। इनका संपूर्ण जीवन चक्र में कशाभिका या गतिशील संरचनाएं अनुपस्थित होती है, यानी इनके अंदर आपको परलोथ है, क्रूच है, वो इसके अंदर का अभाव होएगा, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं मिलते हैं। पादप शरीर एक कोशिकीय, जिसमें आपको पोरफायरिडियम, ठीक है, तंतुनुमा का उदाहरण जो है वो स्पर्मोथेटियम और एस्टेरोसिस्ट, ठीक है। और मृदुत्कीय सीट के उदाहरण में पोरफायरा है, फीताकार जो है वो कॉन्ड्रस है, ठीक है। तो ये इनके शेप बताए हुए हैं, जो इनके इस शेप में ये मिलते हैं। कुछ शैवालों का शरीर जो पर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये शैवाल प्रवाल भित्तियों, कोरल का निर्माण करती है। कोरल रीफ आपने देखा होगा, समुद्र के अंदर जो चट्टाने के चट्टान बढ़ जाती है, अलग अलग कलरफुल, ठीक है, उनको बोला जाता है कोरल रीफ। तथा ये कॉलरिन एल्गी भी कहलाती है, क्योंकि ये कोरल रीफ बना रही है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कॉलरिन एल्गी। और इसका एग्जाम्पल है वो कोलेराइन है। क्या है एग्जाम्पल, कौन सा है, कोलेराइन। कोलेराइन जो है वो क्या है, ऐसी एल्गी है जो क्या बनाती है, जिसपे कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होने के कारण वो कोरल रीफ बनाती है, पहाड़ का पहाड़। कोशिका भित्ति इसमें किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है, पैक्टिन से बनती है, ये तो दो तो होते हैं। इसके साथ साथ में बहुत शर्करा पाई जाती है, जो जिसको फाइकोकोलेराइड्स कहते हैं। क्या बोला जाता है, शर्करा भी पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, फाइकोकोलेराइड्स बोला जाता है। रोडोफाइट्स का महत्वपूर्ण फाइकोकोलेराइड्स जो उसमें अगार होता है, मैंने अभी बोला था, ग्लेसिलेरिया और गैलेडियम जो है, दो शैवालों से अगार मिलता है, जिनका अपन बायोटेक्नोलॉजी में इसको जो है वो माध्यम के रूप में भी इसको यूज में लेते हैं। उसके बाद में आप जिससे अगार मिलता है, उसके बाद में कैलेराइजिन, ये भी, और फ्यूनोरी, ये सब्सटेंस इनसे मिलते हैं। रोडोफाइसिस के मुख्य जो फाइकोकोलेराइड अगार है, केराजिन, इनको पैकेजिंग में भी यूज में लिया जाता है, इन दोनों को, ठीक है। जल अवशोषण की क्षमता इसमें होती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषित अंगक, इसके अंदर क्या मिलता है, क्रोमेटोफोर मिलता है, ठीक है। क्रोमेटोफोर देखो जो प्रोकैरियोटिक केशिका के अंदर भी आया था। प्रकाश संश्लेषण वर्णक में क्लोरोफिल, इसके अंदर कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए और डी होता है। कौन सा होता है, ए और डी इसके अंदर मिलता है। इसके साथ साथ में और दूसरे वर्णक कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलेंस, फाइकोबिलेंस जो होता है वो इनके अंदर पाए जाते हैं।
कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलेंस इनके अंदर ये मिलते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल इसके अंदर कौन सा मिलता है, ए और डी। तो कौन सा क्लोरोफिल है इसके अंदर, ए और डी, ये याद रखना। फाइकोबिलेंस जल में विलय वर्णक है, जो जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। जो लाल रंग के फाइको एरिथीन, नीले रंग के फाइकोसाइनिन, नीले रंग का फाइकोसाइनिन, ठीक है, और एनोफाइकोसाइनिन होते हैं। इसी प्रकार से वर्णक में साइनोबैक्टीरिया में, जैसे आपने देखा नील हरित शैवाल में, मैंने आपको बताया था नील हरित शैवाल में क्रोमेटोफोर, ठीक है। तो देखो यही है, इसी प्रकार के वर्णक साइनोबैक्टीरिया के नील हरित शैवाल में भी पाया जाता है। और ये नील हरित शैवाल क्या है, ये जो है वो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई जो इसके अंदर मिल रहे हैं वो इसके अंदर भी पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ये बैक्टीरिया जो है वो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में आता है। तो क्लोरोफिल, ए और डी, कैरोटेनॉइड, फाइकोबिलेंस, ठीक है। फाइकोबिलेंस जल में कैसा होता है, घुलनशील होता है। ये लाल जो होता है वो फाइकोएरिथ्रिन, नीले रंग के जो फाइकोसाइनिन, और दूसरा जो है वो एलोफाइकोसाइनिन जो होते हैं वो नीले रंग को बनाते हैं। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी अपने को ये मिलते हैं। अच्छा, इसमें जो भोजन का संचित होता है, संग्रहित होता है, वो किसमें होता है, फ्लोरोडियंस स्टार्च के अंदर होता है, जिसका संगठन में ग्लाइकोजन के समकक्ष है। मतलब ये किसके जैसा है, ग्लाइकोजन के समकक्ष होता है, उसके जैसा होता है। लाल शैवाल में लाल रंग अत्यधिक मात्रा में फाइकोएरिथ्रिन नामक के कारण होता है, इंपोर्टेंट। फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण उसका शैवाल का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। फाइकोएरिथ्रिन प्रकाश की नीली हरित तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है एवं छोटी तरंग दैर्ध्य होने के कारण ये पानी की गहराई में भी पहुंच सकती है। इसलिए लाल शैवाल समुद्र में सर्वाधिक कहां पे मिलती है, गहराई के अंदर मिलती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि भाई इसके अंदर क्या होता है कि ये जो नीले और हरी रंग के जो तरंग दैर्ध्य वाला होता है उन प्रकाश को भी ये अवशोषित कर सकती है, जो छोटी तरंग दैर्ध्य वाला होता है। और ये क्या होता है, छोटी तरंग दैर्ध्य वाला गहराई तक पहुंच सकता है, ठीक है। इसलिए जितनी भी लाल शैवालें जो होती है वो कहां पे होती है, समुद्र की गहराइयों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। दूसरा, इसमें लाल रंग जो है वो किस वर्णक के कारण, तो फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है, ठीक है। स्टार्च जो रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, वो फ्लोरीडिन स्टार्च के रूप में रहता है, जो किसके जैसा होता है, वो ग्लाइकोजन के जैसा होता है। यदि सीसले पानी में उपस्थित लाल शैवाल में कम फाइकोएरिथ्रिन का निर्माण होने के कारण लाल दिखाई नहीं देती है, ये हरी दिखाई या गुलाबी या नीलाभ, नीले जैसी दिखाई देती है। नीलाभ, नीलाभ मतलब नीले जैसी दिखाई देती है, ठीक है। बैक्टोस्पर्म नील हरित रंग का होता है। ये कैसी दिखाई देती है तो लाल, लेकिन कैसी दिखाई देती है, हरे रंग की, नील हरित दिखाई देती है, नीले और हरे रंग की दिखाई देती है। तभी अपन ने जब स्टार्स में इसके डायग्राम देखे तो कुछ एक आपको दिख रहे थे कि उसमें लाल रंग नहीं है, तो वो इनके कारण होता है। अब अलैंगिक जनन, अपन ने देखा कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा, बीजाणु द्वारा होता है। इसके अंदर जो बीजाणुओं के नाम है वो न्यूट्रोस्पर है, मोनोस्पोर है, टेट्रास्पोर है, कॉर्पोरोस्पोर है। ये है जो स्पोर बनते हैं अलग अलग, ठीक है, उनके नाम है। न्यूट्रल स्पर है, मोनोस्पोर है, टेट्रास्पोर है और कॉर्पोरोस्पर जो होते हैं वो इनके नाम है। लैंगिक जनन जो होता है वो विशिष्ट कर जो है इनमें विशिष्ट होता है, क्योंकि नर लैंगिक अंग को स्पर्मेटिजियम बोला जाता है, जिसको पूदानी कहा जाता है। यानी ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे नर युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नर युग्मक बनाते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, ये अगतिशील, क्योंकि इनमें अभी पहले ही पढ़ा कि इनमें कसाभिका नहीं होती है, नर युग्मक होते हैं। परंतु स्पर्मियसम कहते हैं, इनको क्या बोला जाता है, स्पर्सियम कहते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, देखो गति अगतिशील होते हैं, क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ा कि लाल शैवालों में फ्लैजेला कसाभिका नहीं होती है। मादा अलैंगिक जो है वो कैसा होता है, फ्लास्क के जैसा होता है। कैसा होता है, फ्लास्क के जैसा होता है। यानी आप देखोगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है किसका, मादा का। यहाँ पे इस तरह से ये कोशिका है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, जो एक्स सेल होती है, ठीक है। तो नर युग्मक यहां से इसके अंदर जाएंगे और इसको क्या करेंगे, फर्टिलाइज करते हैं, जिसको कॉर्पोगोनियम कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कॉर्पोगोनियम कहा जाता है।
ठीक है। फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, कॉर्पोगोनियम। तो ये है आपका कॉर्पोगोनियम। कॉर्पोगोनियम में एक लंबा ग्राही अंग होता है जिसको ट्राइकोगाइन बोला जाता है। ये ऊपर वाला जिसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइकोगाइन बोलेंगे, जहां से इसमें मेल पार्ट जो होगा वो मेल गैमेट जो होगा वो यहाँ से एंटर करता है। ठीक है। तो इसमें विशिष्ट होता है कौन, इसका जो है लैंगिक जनन जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये देखो आपको डायग्राम से और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये पादप है जिसकी बॉडी गैमेटोफाइट के अंदर है एन। ठीक है। इसके अंदर आप जो ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये जो है वो क्या है, यहाँ पे जो है वो मेल, फ्लास्क जो है वो फीमेल वाला है, ये फीमेल है। ठीक है। और आप यहां से अगर देखोगे ये भी गैमेटोफाइट है, इसके अंदर जो है वो आपको स्पर्मेटोगेनिया जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। और यहां से ये जो है वो स्पर्म सेल मिल रही है, यानी ये है नर युग्मक, ये अभी कैसी है, एन है। ठीक है। और इधर जो है अंदर जो है वो कौन सी है, यहाँ पे एक्स सेल है। क्या है, एक्स सेल। जो आपको यहाँ पे देखो ऊपर जो अभी बोला था ये ट्राइकोगाइना। ठीक है। तो ये है रहा ट्राइकोगाइना, ये ट्राइकोगाइना। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो इसकी पूरी झिल्ली जो है इसको पेरिक्राफ बोला हुआ है। और आप जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है जिसको जो फ्लास्क जैसा जो स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोला गया, कॉर्पोगोनियम। ठीक है। तो ये रहा आपका कॉर्पोगोनियम, ये भी एन है, ये इसके अंदर ये वाला कॉर्पोगोनियम है। ठीक है। अच्छा, मेल स्पर्म इसमें जाएंगे, इसको फर्टिलाइज करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद में अब इसके अंदर जो संरचना बनी है ये सारी, ये कैसी है, 2n है, यानी 2n है, यानी ये बॉडी जो है अभी किस में चल रही है, ये स्पोरोफाइट में चल रही है। किस में चल रही है, स्पोरोफाइट में चल रही है। ठीक है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या हुआ, स्पोरोफाइट का मतलब हुआ 2n विद द कॉर्पोगोनियम। ठीक है। अब कॉर्पोगोनियम जो होती है वो इसके अंदर जो बनते हैं कॉर्पोगोनिया, ये कॉर्पोगोनिया जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के वापस न्यू प्लांट बना देते हैं जो 2n है। कैसा है, 2n। अच्छा, इसके अंदर भी आपको ये स्ट्रक्चर जो है पूरा प्लांट तो भी n है, लेकिन यहाँ पे टेट्रास्पोर बनते हैं। कौन सा स्पोर बनते हैं, टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर कब बनेंगे, जब इसके अंदर एक सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा होगा, मियोसिस। तो ये देखो अर्धसूत्री विभाजन यह होता है। पूरा प्लांट अभी n है, लेकिन कुछ जो स्ट्रक्चर जो बना है ये वाला, ये ठीक है, ये जो है वो कैसा है, 2n है। अब यहां से क्या बनेंगे, ये स्पोर, टेट्रास्पोर, ये आ गया टेट्रास्पोर, क्योंकि मियोसिस से बने, अर्धसूत्री से बने। और सूत्री से पता है अपने को, अभी पढ़ा है अपन ने कि अर्धसूत्री विभाजन से आप देखोगे तो 4 जो होती है वो कोशिकाएं बनती है। यहाँ पे भी जो है वो जब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कॉर्पोगोनिया जो है, कॉर्पोगोनिया के अंदर जो होती है वो 2n स्ट्रक्चर होता है, 2n वाला, यानी द्विगुणित है। द्विगुणित होने के बाद में फिर इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस से क्या बनते हैं, टेट्रास्पोर बनते हैं, और टेट्रास्पोर से वापस क्या बनेंगे, नए प्लांट बनता है। क्या बनता है, नया प्लांट बनता है। तो ये मेल है और एक को अपन फीमेल मान दिया, तो एक पे मेल बन रहा है, एक पे कैसा बन रहा है, ये फीमेल बनता है। ठीक है। तो ये फीमेल है और ये मेल है। वापस इसमें गैमेट बना, इसमें क्या हुआ, इसमें भी गैमेट बने। ठीक है। इसमें गैमेट को क्या, कॉर्पोगोनियम, जिसके अंदर फीमेल गैमेट होता है, और ये जो स्पर्म सेल जो है वो स्पर्मेटिगेनिया। ठीक है। स्पर्मेटिगेनियम के अंदर जो स्पर्म बनते हैं ये आएंगे यहाँ पे, इसको करेंगे फर्टिलाइज होने के बाद में यहाँ पे बनाएगा कॉर्पोगोनियम। ठीक है। और इस पूरे को, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कॉर्पोरोफाइट्स। क्या बोला जाता है, कॉर्पोरोफाइट, जिसके अंदर ये बनते हैं। ठीक है। ये कैसा है, n और 2n दोनों मिक्स है। देखो इसको बोलते हैं काइस्टोकार्प। काइस्टोकार्प का मतलब क्या है, यहाँ पे n भी है, यानी यहाँ बॉडी जो है वो तो n है, लेकिन इधर जो है वो कैसा है, 2n है। तो n और 2n दोनों चल रहे हैं, n और 2n दोनों चलते हैं। फिर यहाँ पे जो स्पोर बाहर निकल रहे हैं वो कॉर्पोगोनियम, और यहाँ से वो क्या होंगे, उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बनेंगे, 4 टेट्रास्पोर बनते हैं, और चारों टेट्रास्पोर से नया प्लांट बनेगा या नई सेवाल बनेगी। ये जो है वो इसका लैंगिक जनन है। ठीक है। तो लैंगिक जनन कुछ इस प्रकार से होता है। अच्छा, जहां जहां आपको n नजर आएगा यहाँ से, ठीक है, ये n है, यहाँ से मियोसिस से पहले, इस वाली पीढ़ी को स्पोरोफाइट बोला जाएगा। ठीक है, इसको। और यहाँ वाली जो पीढ़ी है वो कौन सी है, गैमेटोफाइट है। कौन सी है, गैमेट। तो कुछ समय के लिए क्या बनता है, इसमें स्पोरोफाइट रहता है। लाल शैवाल प्रभावी निषेचन के लिए स्पर्मेशिया जल प्रवाह के साथ में टाइकोगोनिया जो क्या करेगा, उसको मेल को अंदर लेने की कोशिश करेगा, सिरे तक पहुंचती है, वह निषेचन होता है और नया पादप
क्या बनता है, कॉर्पोरोस्पोरोफाइट, जो अभी आपको बताया, ठीक है। कॉर्पोरोस्पोरोफाइट जो है ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद निर्मित होता है, जो मादा पादप पर निर्भर होता है। मादा पादप का मतलब होता है ये फीमेल पे, क्योंकि मेल से या इसमें फीमेल में आए ना, तो ये कौन सा पौधा होगा, ये फीमेल वाला पौधा होगा। कौन सा होगा, यहाँ पे फीमेल वाला होगा, ठीक है। तो ये फीमेल पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है। इस पादप में कॉर्पोस्पोरेंजिया विकसित होते हैं, जिसमें समसूत्री विभाजन से द्विगुणित से कॉर्पोरोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, देखो इसके अंदर बहुत सारे क्या बनेंगे, कॉर्पोगोनिया, ये कॉर्पोरोस्पोर में बदल गए, ये किस में बदल गए, कॉर्पोरोस्पोर के अंदर बदल गए, ठीक है। तो कॉर्पोरोस्पोर बन गए, जो 2n में है वो द्विगुणित, और एक नहीं होते, बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि समसूत्री विभाजन यहाँ पे होता है। कॉर्पोरोस्पोर अंकुरित होकर एक स्वतंत्र पादप टेट्रास्पोरोफाइट में बदल जाता है, निर्मित करता है, जिसमें टेट्रास्पोरेंजिया निर्मित होता है, और इसमें असूत्री विभाजन से अगुणित टेट्रास्पोर बनते हैं। इसमें क्या बनेंगे फिर, जो है वो टेट्रास्पोर इसके अंदर बनते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत सारे, ये टेट्रास्पोर, ये टेट्रास्पोर, ये टेट्रा, इसमें बनेंगे, ठीक है। और एक टेट्रास्पोर से नया पादप का निर्माण होगा। टेट्रास्पोर अगुणित नर व मादा पादप बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एक नर बनाएगा, एक मादा पादप। इस प्रकार जीवन चक्र में हेप्लॉइड बायोटिक, हेप्लॉइड मतलब एन, ठीक है, अगुणित युग्मकोविद क्या होता है, अगुणित युग्मकोविद में दो द्विगुणित पीढ़ियां, जिसमें कॉर्पोरोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट दोनों होते हैं। कॉर्पोरोस्पोरोफाइट और दूसरा जो होता है वो टेट्रा, ये दोनों जो तो है वो किसमें, 2n में चल रही है, के साथ एकांतरण होता है, जिसको पॉलीसाइफेनिया में मिलता है। किसमें मिलता है, पॉलीसाइफेनिया। तीन अलग अलग पीढ़ियों के कारण इसमें त्रिअवस्थीय जीवन चक्र होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा वापस ये, ठीक है। तो तीन पीढ़ियां इसके अंदर होती है, 1, 2 और तीसरी ये, ठीक है। तो तीन पीढ़ियां के अंदर ये होता है। हेप्लोबायोटिक जहां दो द्विगुणित अगुणित पीढ़ियां युग्मकोविद में आती है, क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। और दूसरा होता है कॉर्पोरोफाइट, एकांतरण होता है। जीवन चक्र में ये जो पाया जाता है वो किसमें देखा गया, बैक्रोस्पर्म और नेमालिनियम जो है वो इसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये होता है अपने रोडोफाइसिस का लैंगिक जनन। ये किसमें मिलता है, पॉलीसाइफेनिया में, और ये किसमें मिलता है, ब्रोकोस्पर्म और निमालिनियम। अब आर्थिक महत्व देखो, फाइकोकोलाइट्स जो होते हैं, फाइकोकोलाइट्स के अंदर व्यवसायिक रूप में इसको अगार और केराजिन और फ्यूनेरिया में सम्मिलित है, इनके उपयोग किया जाता है। अगार का उपयोग प्रयोगशाला, मैंने बताया बायोटेक्नोलॉजी में संवर्धन माध्यम में कठोरीकरण के लिए किया जाता है। अगार जेलेडियम और ग्लेसिलेरिया शैवाल से मिलता है। केजारिन का उपयोग शराब, चमड़े शुद्धिकरण में और चॉकलेट, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, पेंट्स आदि का पाइसीकरण में, पाइसीकरण का मतलब होता है वसा को तोड़ने में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। फ्यूनोरिया एक गोंद है जिसका उपयोग जो होता है आसंजन चिपकाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा, कागज उद्योगों में किया जाता है। इसमें ग्लाइकोऑक्टोलिटिस से प्राप्त होता है। ये जो शैवाल जो इसका नाम क्या है, ग्लाइकोऑक्टोलिटिस जो है उससे ये प्राप्त होता है। भोजन लाल शैवालों में अत्यधिक संख्या में खाई जाती है, जिससे पोरफाइरा है, ठीक है, रोडा इमेनिया है जिसको डल्सी बोलता है, कॉन्ड्रस है जिसको आयरिस मॉस बोलते हैं, और है रोडा इमोनिया, ठीक है, जिसको सिप वीड भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, खाया जा सकता है, ठीक है। तो इनको फाइको में अगार को याद रखना है, कैजारिन जो है, ठीक है, फिनेरिया जो है गोंद जैसा, इनको खाने वाली में पोरफाइरा है, ठीक है, रोइडा इमेनिया है जिसको डस्सी बोला जाता है, इनको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपका कौन सा है, फियोफाइसिस, जिसको बोलते हैं भूरी शैवाल। ये कौन सी शैवाल है, भूरी शैवाल है। एक्टोकार्पस है, टीलोपेट्रिस है, ठीक है, कल्टेनेरिया है, ठीक है, डेस्मेरेस्टिया है, लेमिनेरिया है, ठीक है, और वो स्पेसेरिया है, स्पोरोकाइनस है, ठीक है, डाइकोटायोटा और सारंगसम, सारंगसम, ये सारी जो है वो कैसी है, बुरी शैवाल होती है। लेकिन देखो कुछ एक में जो आपको ग्रीन भी नजर आ रही है, तो मैंने आपको बताया ये वर्ण के अंदर जो है वो बुरी है। बुरी शैवाल बहुकोशिकीय और समुद्रीय में होती है।
ठीक है। निम्नतर रूपों में इसको एक्टोकार्पस, निम्न रूपों में एक्टोकार्पस में सुकाया संरचना में साकित तंतुमय होती है। कैसी होती है? ये साकित होती है और तंतुमय। जबकि उच्च रूपों में सुकाया जो होता है वो मधुत्तकीय होती है, जिसमें सारंगसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस और मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस जो है वो कैसी है? वो जिनका उच्च रूप से सुकाया, सुकाया मतलब उसका थैलेस जो होता है वो बड़ा है। बुरी शैवाल सबसे बड़ी शैवालों में सम्मिलित होती है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी शैवालों के अंदर सम्मिलित कौन है? तो बुरी शैवाल। बुरी शैवालों में भी कौन है? कैल्प्स, ठीक है। ये दैत्याकार बुरी शैवाल होती है जिसका नाम क्या है? कैल्प्स। इंपोर्टेंट। सबसे बड़ी शैवाल कैल्प्स होती है जिसका, और माइक्रोमिसिस्ट, ठीक है, कितना होता है? 40 से 60 मीटर तक लंबी होती है। और नेरोस्टिस जो है वो इसका सुकाया कैसा है? वो लंबा होता है, वो 20 से 30 मीटर तक लंबी होती है। पादप जो है स्तपांग होते हैं, यानी होल्ड फास्ट होते हैं, मैंने चिपके रहते हैं। होल्ड फास्ट का मतलब होता है नीचे जो होता है वो होल्ड फास्ट होगा, ऊपर की तरफ जो होगा वो उसको बोला जाएगा, उसको स्ट्रिप बोला जाएगा, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं इसको, होल्ड फास्ट जहां से ये टिका हुआ रहेगा, किसी भाग से जो टिका हुआ रहेगा वो होल्ड फास्ट हुआ, और ऊपर जो होगा उसको बोलेंगे अपन स्ट्रिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रिप बोलते हैं। शैवाल सामान्यतः स्तंभों से जुड़ी हुई रहती है, किसी भी सबस्ट्रेट से जुड़ी हुई रहेगी, ठीक है। सारंगसम में कुछ जातियां स्वतंत्र होती है। सारंगसम देखो ये क्या कह रहा है? सारी जो होती है वो कैसी होती है? नॉन मोटाइल। स्तंभ का मतलब कैसे होती है? नॉन मोटाइल होगी। कैसी होती है? नॉन मोटाइल, ठीक है, यानी चलती नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फ्री है। ये फ्री है मतलब वो चल सकती है। प्लावी होती है, प्लावी मतलब तैरने वाली। उत्तरी अंटार्कटिका समूह के अंदर बहुत से बड़े भाग में सारंगसम जो की कुछ जातियां जो है वो क्या? सारंगसम नेटेनस है, सारंगसम फ्लूटेंस है, समुद्र की सतह पे प्लवन करती है, मतलब तैरती है। ये भाग सारक्सो सी कहलाता है। इस भाग को क्या बोला जाता है अंटार्कटिका का? जिसको सारक्सो सी बोला जाता है। स्वतंत्र प्लाविक में जहाज के तल पे उलझ जाती है, नीचे ये उलझ जाती है, जिसका कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इतनी जो है पूरी गहराई फ्री में है। फ्री बोले तो ये तैरने वाली है, और तैरने वाली है तो सीधी सी बात है जो वो वहां पे फैली हुई रहेगी तो वो क्या पे नीचे अटक सकती है, जिसके क्या होता है? खतरा उत्पन्न हो सकता है। बड़े रूपों में वायु रिक्तिका पाई जाती है, ब्लेडर पाई जाती है, जिससे उसको क्या होती है? तैरने की क्षमता उत्पन्न होती है, उत्प्लावनता मिलती है, जिससे वो पानी के अंदर तैरती है। तो ये है बुरी शैवालों के सामान्य लक्षण है। अब कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज, अवग्लूकेन शर्करा और फाइकोकोलाइड्स एलिजिन होता है, जो जिलेटिन की परत बनाता है। क्या बनाता है? जिलेटिन, जो वाटर से इसको बचाएगा। फाइकोकोलाइड्स बुरी शैवाल जो नॉन सल्फेट या पॉलीसैकेराइड्स होती है। कैसी होती है? फाइकोकोलाइड्स कैसी होती है? नॉन सल्फेट, और कैसी होगी? पॉलीसैकेराइड होती है। ये सामान्यतः एल्जिनिक अम्ल और फ्यूकोइडिन और फ्यूसिन, इनके अंदर तीन ये अम्ल पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था वो आपको कि भाई इसके अलावा भी ये अम्ल इसके अंदर पाए जाते हैं कोशिका भित्तियों के अंदर। फाइकोकोलाइड्स निम्न ज्वारी स्थिति में सूक्ष्म सुखाने में तथा निम्न ताप पर शैवालों को जमने से क्या करता है? ये इसको बचाता है, ठीक है। जब निम्न ताप हो जाएगा तो जमने से बचाएगा, और ज्वारी जैसे ताप बढ़ेगा तो इसको सूखने से भी बचाएगा। तो ये कौन बचाता है? फाइकोकोलाइड्स। बुरी शैवालों का भूरा रंग अत्यधिक फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। संग्रहित भोजन में लेमिनेरिया स्टार्च और मैनिटोल के रूप में होता है। संग्रहित भोजन जो होता है वो किसमें होता है? लेमिनेरिया और मैनिटोल के रूप में होता है। कोशिका में अपवर्तनीय रिक्तिकाएं, जिसमें फ्यूकोजोन रिक्तिकाएं पाई जाती है। कौन सी रिक्तिकाएं? इन रिक्तिकाओं में एक का फिनॉल युक्त यौगिक होता है जो फ्यूकोजन कहते हैं। कौन सा रिक्तिका में क्या पाया जाता है? फ्यूकोजन पाया जाता है। फ्यूकोजन पानी के अंदर रंगहीन होता है, जबकि हवा में उपस्थित होने के कारण ये कैसा दिखेगा? भूरा या काला दिखता है। तो देखो अभी क्या बताया था मैंने, इनमें भूरा रंग होता है, लेकिन अभी ये जैसे हवा के अंदर उपस्थित है तो अपन को कैसे दिखेंगे? भूरे, लेकिन पानी के अंदर है तो ये कैसा दिखता है? ये रंगहीन दिखता है, ठीक है। तो ये जरूर याद करना है, फ्यूकोजोन। फ्यूकोजोन के कारण क्या होता है कि ये जब पानी में होती है तो कैसी दिखती है? ये रंगीन दिखती है, लेकिन हवा में आती है तो कैसी दिखती है? भूरी दिखती है। बड़ी बुरी शैवाल में भोजन को फलक के स्तंभांग में स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है, ट्रम्पलेट हाइफा होता है। हाइफा का मतलब होता है उसकी शाखाएं होती है। क्या होती है? शाखा होती है, फलक होता है। कायिक जनन खंडी भवन द्वारा होता है।
सारंगसम में, अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा भी होता है, स्टोलोन में इसमें डाइकोट में होता है, और विशिष्ट कर घोंसले जैसी संरचना जैसी कोशिकाओं से भी होता है। इसमें भी क्या होती है, घोंसले जैसी संरचना होती है, उससे भी ये क्या होता है, कायिक जनन हो सकता है शाखाओं के कारण। ठीक है, तो ये इसके कुछ सामान्य लक्षण है। ये देखो इसके अंदर अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मियोसिस हो रहा है, ये अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये इसका क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल। ठीक है, ग्रो इनटू द न्यू स्पोरोफाइट, ये किस में होता है, स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट्स में। ठीक है, यहां पे आप देखो मियोटिक डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है इसके अंदर, माइटोटिक डिवीजन है। ठीक है, जिससे क्या बनते हैं, हैप्लॉइड जो है वो कैसे बनते हैं, एन, ये एन है, ये भी एन। ठीक है, एन और एन ये दोनों यहाँ पे बन रहे हैं गैमेट, जिसको बोलेंगे अपन गैमेटोफाइट। ये कौन सी पीढ़ी होगी इसकी, गैमेटोफाइट से, गैमेटोफाइट होगी। ठीक है, ये मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, दोनों यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, आपस में यहाँ पे ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट से ये नया प्लांट बन गया। अच्छा, इसमें प्लांट जो है, न्यू प्लांट जो है वो किस में है, 2n में। कैसा है, 2n है, जिसको बोला जाता है स्पोरोफाइट। क्या बोला जाएगा इसको, स्पोरोफाइट बोला जाता है। ठीक है, तो ये कैसा है, 2n में। और यहाँ पे जो है वो वापस क्या हो रहा है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसमें असेक्सुअल भी बनता है, जैसे 2n, तो इसमें सारी कैसी है अभी 2n है, क्योंकि ये स्पोर जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, डिप्लॉइड बनेंगे, द्विगुणित बनते हैं। कैसे बनते हैं, द्विगुणित बनते हैं, द्विगुणित स्पोर बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजियम बोलेंगे जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन रहे हैं। ठीक है, और ये स्पोरेंजियम जो होता है वो यहाँ आएगा, और यहाँ से स्पोर जो होंगे बाहर आएंगे, और बाहर आके तो ये कौन सा हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, फिर यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, यूनिलोकुलर फॉर्म होती है, ये यूनिलोकुलर फॉर्म है। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन से वापस ये किस में चला गया, ये एन में चला गया, तो यहाँ पे कौन से होंगे, ये एन बना माइटोटिक डिवीजन से, ये सारे जो है वो यहाँ पे एन होंगे। और ये दो तरह के स्पोर बनाएंगे, एक करेगा मेल की तरह काम और दूसरा करेगा फीमेल की तरह काम। वापस ये क्या हो गए, फर्टिलाइज हो जाएंगे। फर्टिलाइज होने के बाद में ये फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया, ये बन गया जाइगोट, और जाइगोट से वापस नया प्लांट बन गया। अब यहाँ से नया प्लांट के अंदर इस पे स्पोरोजोइन की संरचना बनती है। स्पोरोजोइन में क्या होगा, स्पोरोगोनियम के अंदर स्पोर बनेंगे, स्पोर से वापस नया प्लांट बन जाएगा। ये तो होता है असेक्सुअल, जो 2n में चलता है, ये स्पोरोफाइट हो गया। यहाँ से अभी भी ये भी स्पोरोफाइट है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे स्टार यूनिलोकुलर फॉर्म है। यहाँ से मियोसिस जो है वो अकर होगा इनमें। ठीक है, और यहाँ से वापस क्या बनेंगे, बहुत सारे स्पोर बन गए। अब ये माइटोटिक हुआ, तो ये जो है वो कैसी है, यहाँ पे एन बन गए, क्या बन गए, एन बन गए। और इधर जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, समसूत्री हो रहा है। समसूत्री का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी संख्या में बन गए। देखो इधर 4 बने, इसके अंदर कौन सा हुआ, यहाँ से मियोसिस होना स्टार्ट हो गया, ये मियोसिस हो गया, मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। एक सेल से कितने बनी, 4 सेल बनती है। कितनी सेल बनती है, 4। फिर चारों के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से जो है वो यहाँ पे बहुत सारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, जिसमें एक मेल और एक क्या होगा, फीमेल होगा। फिर चलेगा दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, और जाइगोट से ये। ठीक है, तो ये चलता है उसमें। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा हो गया गैमेटोफाइट, और ये वाला पोर्शन जो हो गया वो कौन सा है, स्पोरोफाइट है। अलैंगिक जनन जो होता है वो गतिशील व अगतिशील दोनों बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, चल बीजाणुओं में हेट्रोकॉन्स फ्लैजेलेशन होता है, जिसमें होती है चल बीजाणु नाशपति के समान हो रहे हैं। कैसे होते हैं, नाशपति के समान होते हैं, इस तरह से, इस तरह से कशाभिका युक्त होते हैं। ये कशाभिका युक्त है। एक विप्लास कशाभिका दूसरी टिंसल प्रकार की सारंगसम में और फ्यूकस में अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। सारंगसम में क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होगा इसके अंदर, अनुपस्थित। फियोफाइसिस में बीजाणु विभिन्न प्रकार के बीजाणु दानी में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फियोफाइसिस के अंदर जो बीजाणु होते हैं वो अलग अलग बीजाणु दानी में उत्पन्न होते हैं। जैसे यूनिलोकुलर, अभी जो होता है वो यूनिलोकुलर। स्पोरेंजिया में एक कोष्ठीय बीजाणु दानी होती है, एक ही कोष्ठ होता है, जिसके अंदर आपको 4 से 128 द्विकशाभिकीय छल बीजाणु में असूत्रण से उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु
चल बीजाणु अंकुरित होकर पादप एन युग्मों को भिन्न बनाता है। क्या बनाता है? एन युग्मों को भिन्न बनाता है। ठीक है, उसके बाद में प्लूरोलोकुलर या उदासीन बीजाणुधानी, ये बहुकोशिकीय बीजाणुधानी है। ठीक है, द्विगुणित पादपों पर उत्पन्न होती है। ये कहां पे होती है? द्विगुणित पादपों पे बनती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा द्विगुणित सल बीजाणु का निर्मित होते हैं, जो अंकुरित होकर एक द्विगुणित पादप का क्या होते हैं? निर्माण करते हैं। सम कौन सा विभाजन हो रहा है इसके अंदर? समसूत्री। ये उदासीन बीजाणु भी कहते हैं। एक होता है चतुष बीजाणु, द्विगुणित पादपों पे उत्पन्न होते हैं जो अर्धसूत्री, इसमें क्या होगा? चतुष का मतलब होगा जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। चतुष बीजाणु बनते हैं जो एक नर और एक मादा पादप पे निर्मित होते हैं। जो नर और फीमेल में क्या बनते हैं? ये दोनों अलग अलग बनेंगे। तो यूनिलोकुलर, प्लूरोलोकुलर या उदासीन बीजाणु और चतुष बीजाणु। ठीक है, इसमें क्या होता है? वो अपने देखा कि इसमें असूत्री विभाजन होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और यूनिलोकुलर में भी कैसा है? अर्धसूत्री विभाजन है। ये यूनिलोकुलर फॉर्म, ये यूनिलोकुलर फॉर्म एक ही मिलेगा अपने को। लैंगिक जनन समयुग्मजी, विषमयुग्मजी और अंडयुग्मजी प्रकार का होता है। ठीक है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी जनक में युग्मक को दानी में या बहुकोष्ठीय युग्मक को दानी में होते हैं, जिसको एक्टोकार्पस उदाहरण में उत्पन्न होते हैं। जबकि अंड युग्म की जनन युग्मक दानी पुदानी व उगोनिया में उत्पन्न होते हैं। वहां पे कोष्ठों में, यहाँ पे जो है वो किसमें होंगे? पुदानी में, और मेल वाला पार्ट अलग होगा, फीमेल वाला पार्ट अलग होगा। जो विशिष्ट संरचना रखते हैं जिनको क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्टेक्ट बोला जाता है। जो फूली हुई संरचना होती है, जो कैसी होती है? फूली हुई संरचना होती है। ठीक है, रिसेप्टेकल जो है उनको कहते हैं। रिसेप्टेकल एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं, जिसके फ्यूकस और साइड। एक लिंगी द्विलिंगी का मतलब क्या है? एक पे ही बन सकते हैं दोनों, ठीक है, या दोनों अलग अलग पे भी बन सकते हैं। जैसे आप इसमें देखोगे तो दोनों अलग अलग, ये मेल है ये फीमेल है, ऐसे पार्ट दे दिए, दोनों अलग अलग पे बन रहे हैं। ठीक है, किसी में क्या बनेंगे? एक पे ही बनेंगे, जो फ्यूकस और सारंगसम में। अब है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व है, इससे क्या मिलता है? आयोडीन। फ्यूकस और लेमिनेरिया में आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, और माइक्रोसिस्ट और नेर्मोसिस्ट में पोटेशियम के जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। औषधि में सोडियम लेमिनेरियम सल्फेट एक रक्त प्रतिस्कंद है, मतलब रक्त जमने से क्या करता है? इसको रोकता है। लेमिनेरिया और एस्कोफाइलियम में प्रतिजैविक गुण होता है, एंटीबायोटिक का क्या होता है? इसमें गुण होता है। जबकि जो है डुर्वेलिया में कर्मी प्रतिकर्षण के गुण होते हैं, मतलब कर्मी जो होते हैं वो इसके पास में नहीं आते, तो इनको दवाइयों के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। भोजन के रूप में कुछ देशों में बुरी शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे लेमिनेरिया कॉम्बू, माइक्रोसिस्ट, सारंगसम और अलेरिया। ठीक है, जिसको सरोमन बोला जाता है, उनको खाया जाता है। एल्जिनिक अम्ल, ये लेमिनेरिया, माइक्रोसिस्ट, ठीक है, और उसमें बाद में नियरोसिस्ट है, फ्यूकस है, सारंगसम में आदि से प्राप्त किया जाता है। एल्जिन अम्ल व इसके लवणों का उपयोग आइसक्रीम, मरहम, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, शैम्पू, पाइसीकरण, कपड़ा उद्योग, ज्वाला प्रतिरोधक प्लास्टिक जो है बनाने में, ध्वनि प्रतिरोधक आवरण में, सुरक्षा कांच में, पिल दवाइयां बनाने में, सर्जिकल धागे के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये है बुरी शैवालों के उपयोग। तो आप इनको देखना, आयोडीन और ये वाला, ठीक है, जो है वो पूछ सकते हैं इसमें कि भाई जो प्रतिजैविक गुण जो होता है वो किसमें होता है? तो लेमिनेरिया व एस्कोफाइलम के अंदर होता है। ठीक है, तो आज अपन ने जो है वो एल्गी के बारे में पढ़ा। एल्गी की दो कैटेगरीज पढ़ी, एक तो पढ़ी अपन ने रोडोफाइसिस और दूसरी पढ़ी है जो है वो फियोफाइसिस पढ़ी है। ठीक है, तो ये एल्गी की दो कैटेगरी यहाँ पे पढ़ी है शैवालों के अंदर, और पादपों का कुछ वर्गीकरण पढ़ा। एक एल्गी की कैटेगरी बाकी है जिसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो जो है वो अपने क्लोरोफाइसिस है, जो हरी एल्गी होती है। ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के लिए। ठीक है, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।